तक आरोप कल देख लिए थे, आरोप हमने सृजित कर लिए थे। इसके बाद हमने आरोपों का संयोजन देख लिया था, आरोपियों का भी संयोजन देख लिया था कि कब आरोपियों को 223 में कब संयोजित किया जाता है, कौन सी वो परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है विचारण। विचारण में हमारा सबसे पहला जो विचारण है वो है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, अध्याय 18। सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण का जो चैप्टर है वो इतना महत्वपूर्ण है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप 2-3 स्टेट के एक ही साल में एग्जाम देते हो मेंस में, तो ये मान लो कि कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन रखा जरूर मिलेगा। अब ये हो सकता है आपको पहले ही पेपर में मिल जाए जहां भी आप दोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। विचारण से संबंधित ये महत्वपूर्ण है, एक तो संक्षिप्त विचारण और एक ये सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, उसके चित्र के बाद हम उसमें डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। ठीक है, अगर हम इसको पूरे चैप्टर को पीटी के पर्पज से ध्यान रखें तो हमारा ये स्टार्ट होता है सेक्शन 225 टू 237। पीटी में बहुत बार पूछा गया है कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण या सेशन न्यायालय का जो विचारण है ये किस अध्याय में दिया गया है और किन धाराओं से किन धाराओं के बीच है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा पीटी का यहाँ से आता है। इसके बाद हम सबसे पहली धारा है हमारा सेक्शन 225, हम लिख लेते हैं एक बार। सेक्शन 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 और इसको हम कर लेते हैं एक सेकंड, इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। 233, 234, 235, 236 और लास्ट हमारा 237। ठीक है, ये हमारा चित्र है। इन धाराओं के बीच ही हमें पूरा विचारण देखना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। जब अगर हम 225 की बात करें, अभी सिर्फ हम मार्जिनल नोट की बात करेंगे, मार्जिनल नोट पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम उसके कंटेंट को देखेंगे, धारा को पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा जो 225 है कि विचारण जो होगा सेशन न्यायालय के समक्ष, उसमें जो विचारण का प्रारंभ करेगा वो कौन करेगा? लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो 225 कहती है कि विचारण का संचालन लोक अभियोजक करेगा। ठीक है, पहली धारा हमारी विचारण का संचालन लोक अभियोजक करेगा। उसके बाद है अभियोजन के मामले का कथन होगा 226 में। अभियोजन के मामले का कथन। ठीक है, अपने रजिस्टर में कहीं भी ये जो चित्र हमने बनाया इसको बना लेना। ठीक है, महत्वपूर्ण है, तुम्हें समझने में आसानी रहेगी। इसको आ जाओ, बारिश हो रही है बाहर अभी बहुत तेज है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा है अभियोजन के मामले का कथन होगा। 227 हमारा कहता है उन्मोचन। अब उन्मोचन क्या होता है या फिर दोष मुक्ति क्या होती है, दोष सिद्धि क्या होती है, इसके बारे में हम अभी इन सब में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा 228 है अगर उन्मोचित नहीं होगा व्यक्ति तो आरोप विरचित होंगे। ठीक है, 228 में
आरोप का विरचन, ठीक है, आरोप विरचित हो जाएंगे। उसके बाद 229 है कि यदि अभियुक्त अभिवचन करता है, मान लेता है कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो सही है, तो क्या होगा, दोष सिद्धि होगी, है ना। तो यहां हम लिखेंगे अभियुक्त के अभिवचन पर दोष सिद्धि, ठीक है, अभियुक्त के अभिवचन पर दोष सिद्धि, ठीक है, 229 हो गया हमारा। उसके बाद 230 देखो, यदि अभियुक्त इनकार करता है, यदि अभियुक्त इनकार करता है तो क्या होगा, तो साक्ष्यों की परीक्षा की तारीख दी जाएगी कि इस तारीख को साक्षी आएंगे, उनकी परीक्षा की जाएगी, ठीक है। तो किस चीज का इनकार करेगा, अभिवचन का, कि मैं नहीं अभिवचन करना चाहता, मैं विचारण आगे कराना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, साक्ष्यों को तारीख दी जाएगी 230 में। अगर हम शॉर्ट में लिखे तो परीक्षा की तारीख, है ना, 230 में हमारी परीक्षा की तारीख है। इसके बाद 231 में होगा अभियोजन के पक्ष में परीक्षा होगी, जो अभियोजन है, जो अभियोजन वाले पक्षकार हैं, उनके साक्ष्यों की परीक्षा की जाएगी 231 में सबसे पहले, ठीक है। 231 में लिखो अभियोजन के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, अभियोजन के पक्ष में साक्ष्य दिए जाएंगे जो अभियोजन चला रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर अभियोजन पक्षकार अपने साक्ष्य में ये प्रूफ नहीं कर पाता है कि जो आरोप लगाए गए हैं उनके आधार हैं आगे विचारण किए जाने का, तब क्या होगा, 232 कहता है कि उसे दोष मुक्ति दी जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे 232 में, उसे दोष मुक्त कर देंगे कि भाई आधार नहीं थे, अब हम आगे विचारण नहीं करेंगे। उसके बाद 233 देखो, अभियुक्त परीक्षा प्रारंभ करेगा। अगर आरोप लग जाते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और यहां दोष मुक्ति नहीं होती है, तब ये क्या होगा, अभियुक्त से साक्ष्य लिए जाएंगे, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। और जब ये अभियुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तो 234 में क्या होगा, बहस होगी दोनों ही पक्षकारों के बीच, ठीक है। तो 234 में हमारी बहस होगी। और 235 क्या कहता है हमारा, दोष मुक्ति होगी या दोष सिद्धि होगी, यही ना। 236 से हमारी पूर्व दोष सिद्धि के बारे में कुछ नियम दिए गए हैं। और 237 से हमारा अगर विचारण सेक्शन 199 क्लोज 2 के अंतर्गत किया जा रहा है सेशन कोर्ट में, तब 237 वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है। अब हमने ये एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं, पहले थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे हम इसको बेरठ को बढ़ेंगे। पहले सबसे पहले है विचारण का संचालन लोक अभियोजक करेगा। मतलब अगर सेशन कोर्ट में विचारण हो रहा है तो उसका संचालन सबसे पहले कौन करेगा, लोक अभियोजक, कि ये विचारण किया जाना चाहिए, ये अपराध किया गया है, ये आरोप है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, अभियोजन के मामले का कथन करेगा कि इस व्यक्ति पर जिस पर अभियोजन किया जाना है क्या मामला है, उसका कथन करेगा, बताएगा कोर्ट को। और अगर मामला नहीं बनता है तो कोर्ट क्या करता है, उसे उन्मोचित कर देता है, ठीक है। अब उन्मोचित होने के बाद या तो उन्मोचित हो जाएगा तो आगे की सारी कार्यवाहियां बंद, आगे कुछ होगा ही नहीं, है ना। अच्छा एक चीज देखो, उन्मोचन का मतलब होता है डिस्चार्ज। अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होते हैं, आरोप, और डिस्चार्ज मतलब कि जो आरोप आप लगा रहे हो वो आरोप एक्चुअल में बेबुनियाद है, उनके आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, ठीक है।
तो ये समझ लो, एक्विटल में और डिस्चार्ज में ये अंतर है, दोष मुक्ति में और दो यहाँ पर उन्मोचन में। ठीक है, पीटी में कई बार क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन हो जाता है, अंतर भी आता है, उन्मोचन और दोष मुक्ति में अंतर समझाइए, अंतर आ जाता है मेंस में। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, डिस्चार्ज। अब इसके बाद क्या है कि यदि कथन सही है और कोर्ट को लगता है कि इसका विचारण किया जाना चाहिए, तो कोर्ट क्या करेगा, आरोप विरचित करेगा। तो यदि आरोप विरचित किए जाते हैं 228 में, तो एक सबसे पहली बात यह है कि उस कंडीशन में 227 लागू नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि विचारण होगा तो सारी धाराएं एक साथ चलेंगी, यहां तक आ गया तो आगे वाली धाराएं लागू नहीं होंगी। अगर हम आरोप विरचित कर रहे हैं, इसका मतलब उन्मोचन नहीं हुआ है, इसका मतलब 227 लागू अब नहीं हो रही है उस विचारण में। ठीक है, अब आगे देखो 229 देखो, अभियुक्त के अभिवचन पर दोष सिद्धि। अभियुक्त कह देता है कि जो उस पर व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं, हाँ, जो उस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं वो उनको स्वीकृत कर लेता है, तो क्या कर दिया जाएगा, यहीं पर दोष सिद्धि कर दी जाएगी। ठीक है, अब हमें और आगे परीक्षा करने, विचारण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो दोष सिद्धि नहीं कहता है, अभिवचन नहीं करता है, तब क्या होता है, परीक्षा की तारीख दी जाती है कि इस तारीख को साक्ष्यों की परीक्षा की जाएगी। पहले किसकी परीक्षा होगी, अभियोजन के पक्ष के साक्ष्य लिए जाएंगे। अभियोजन जो वाद चला रहा है, जो आरोप लगवाए हैं, अब उन आधारों को पूछा जाएगा कि आपके पास क्या साक्ष्य हैं कि जो आपने आरोप लगाए हैं ये सही हैं। तो यदि वो सिद्ध कर देता है अभियोजन का साक्ष्य, तब माना जाएगा कि ठीक है, हम क्या करेंगे, सीधे यहां से यहां स्विच कर लेंगे। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, दोष मुक्ति, एक्विटल हो जाएगा। ठीक है, तो या तो यहां से यहां स्विच होगा या सीधे दोष मुक्ति। दोष मुक्ति होगी तो आगे का कार्य सारा बंद, अब आगे कोई काम नहीं होना है। लेकिन अगर वो साक्ष्य दे देता है तो हम क्या करेंगे, अभियुक्त का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, अभियुक्त अपने पक्ष के साक्ष्य देगा कि ये मेरे पक्ष के हैं, जब उसे दोष मुक्ति नहीं मिली है। और दोनों के पक्ष के साक्ष्य देने के बाद क्या होगा, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जो होते हैं, जिसको बहस में बोला जाता है, ठीक है, वो यहां पर 234 के अंतर्गत आ जाते हैं। और उनके बाद न्यायालय क्या करता है, या तो दोष मुक्ति का या दोष सिद्धि का निर्णय सुनाता है। ठीक है, इसके बाद पूर्व दोष सिद्धि का जो सिद्धांत है और 199 क्लॉज 2 जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम पहले पूरी दोष सिद्धि करा लेंगे उसके बाद, कि ये लागू कब होगा, क्योंकि ये दोनों ही कुछ अलग तरीके से हैं, है सेशन ट्रायल का ही हिस्सा लेकिन कुछ डिफरेंट है। तो हमारा जो मेन जो ट्रायल चलता है एक्चुअल में यहां तक चलता है, ये हमारा एरिया है। ठीक है, लेकिन ये वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अभी जैसी सेक्शन 235 पर पहुंचेंगे उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 225 आप धारा निकालिए, 225 सीआरपीसी, उसे एक बार पढ़ लेते हैं। देखो 225 में हमें क्या लिखा है, हाँ देखो, विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजक का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अभियोजन का संचालन कौन करेगा, लोक अभियोजक। लोक अभियोजक के स्टेटमेंट से ही सेशन कोर्ट में विचारण प्रारंभ होता है। ठीक है, इसके साथ जहां 225 लिखा है, इसके साथ सेक्शन 301 रीड विद करो, यहां पर ही 225 के साथ सेक्शन 301। अब 301 निकालो अपने बेरेक्ट का, जब कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे देखेंगे भी क्यों कनेक्ट हो रहा है वो। ठीक है, लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी, पहला क्लोज देखो, किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी न्यायालय में जिसमें वह मामला जांच, विचारण या अपील के अधीन है, किसी लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकता है और अभिवचन कर सकता है। ठीक है, मतलब लोक अभियोजक को कोई लिखित में प्राधिकार देने की आवश्यकता नहीं होगी,
अगर मामला विचारण योग्य है तो वो सीधे कोर्ट में हाजिर हो सकता है कि इस बात का विचारण किया जाना चाहिए। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो। 301 क्या कह रहा है फिर से देखो, वो कह रहा है कि जब विचारण, तीन कंडीशन दी है वहां पर, विचारण है या जांच है या अपील है, तीनों ही कंडीशन दी है। कह रहा है किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, जिस भी मामले का भार साधक होता है लोक अभियोजक, उसे किसी न्यायालय में जिसमें मामला जांच विचारण या अपील के अधीन है, जहां मामला पहुंच गया है, ठीक है, तब वहां क्या कह रहा है, किसी लिखित प्राधिकार के बिना अब उसे उसका संचालन करने के लिए किसी एक्स्ट्रा लिखित प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद 226 देखो, अभियोजन, हाँ दोनों है, हाँ 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 हाँ, अगर वहां जा सकता है, ठीक है, कर सकता है। इसके बाद देखो 226, जब अभियुक्त धारा 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में, ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब मामले अभियोजन के मामले का कथन होता है 226 में, तब इंपॉर्टेंट क्या है, वहां लिखा है जब अभियुक्त धारा 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में, मतलब अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए हमने पहले भी कहा है कि मामला सुपुर्द किया जाना आवश्यक है। और कौन कौन सी धाराएं सुपुर्द करती हैं, 209 और 323, लेकिन यहां पर 323 नहीं लिखा गया है ना, 323 नहीं लिखा गया है। अब एक सेकंड के लिए 323 और 209 फिर से पढ़ना है हमें, पहले 209 पढ़ लेते हैं फिर 323 देखेंगे। 209 निकालो फटाफट। 209 देखो, जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है या प्रतीत होता है कि अपराध अनंत्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो लास्ट में लिखा है मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को सूचना देगा, और ए में लिखा है कि मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा। ठीक है, अभी यहां विचारण स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये 225 से पहले की कंडीशन है। अब 323 एक बार देखो, कहता है किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप की किसी जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उसे यह प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए था, तो वो उसको न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। ठीक है, अब बात यह है कि यहां पर जब हम 226 पढ़ रहे हैं तो यहां पर 323 को क्यों नहीं लिखा गया भाई, 323 में भी तो मामला सुपुर्द हो जाना चाहिए था। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि 323 वाली कंडीशन जो है वो विचारण होने से पूर्व की नहीं है, वो विचारण स्टार्ट हो चुका है, आरोप लग चुके हैं, ठीक है, बहस या साक्ष्य लिए जा रहे हैं। अब साक्ष्य लेने के बाद या आरोप लगने के बाद कोर्ट को लग रहा है कि अब इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए, तब वो कर देगा। अब जैसे ही मामला ट्रांसफर होगा इन सारी चीजों को, इसका मतलब यह है कि अब सीधा सीधा आरोप विरचित हो चुके हैं, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आरोप विरचित से आगे पहुंच गया मामला, परीक्षा की तारीख आ गई है, तो यहां से स्टार्ट कर लेंगे, या उसके बाद और भी आगे जाएंगे हम, यहां बहस की कंडीशन आ गई है, या ये मान लो कि दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय आ गया है लेकिन सिग्नेचर अभी नहीं हुए हैं। वो तो कह रहा है ना हस्ताक्षर करने से पूर्व कभी भी, तो वो क्या करेगा, मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। ठीक है, तो इसलिए यहां 323 वाली कंडीशन को 226 में नहीं रखा है क्योंकि यहां विचारण बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब विचारण और कहीं हुआ ही नहीं है, यही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है देखो 226 फिर से, जब अभियुक्त धारा 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब अभियोजन अपने मामले का कथन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन करते हुए
और यह बताते हुए आरंभ करेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य में साबित करने की प्रस्तावना करता है। प्रस्तावना करता है, ठीक है। अगर मैं कहूं प्रस्तावना क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने प्रस्तावना कई बार पढ़ा है, प्रपोजल, प्रपोजल कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, किन चीजों को एक्सेप्ट करेगा, किन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये डिसीजन किसका है, न्यायालय का है। इसीलिए बाद में उन्मोचन का है कि यदि आपने प्रस्तावना की और प्रस्तावना एक्सेप्ट नहीं हुई तब क्या होगा, उन्मोचन। एक्सेप्ट हो गया तो आरोप का विवेचन होगा। हाँ, अभी हम उन्मोचन और जब दोष मुक्ति की बात करेंगे तब इसके अंतर को हमें भी देखेंगे, दोष मुक्ति तक पहुंच जाए फिर इसके अंतर को देखेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना का मतलब ये नहीं है कि चार्जेस लग गए हैं, अभी सिर्फ कह रहा है कि ये आधार है और विचारण किया जाना चाहिए, और न्यायालय को लगता है कि आधार है तो विचारण करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 227 उन्मोचन। उन्मोचन देखो, पढ़ो एक बार। यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा, ठीक है। एक चीज और, यहां जो 227 में लिखा है अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात, तो एक्चुअल में यहां पर अभी सिर्फ निवेदन किया जा रहा है, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा रहे, क्योंकि साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात तो अभी आगे है, ठीक है। फिर तो हम दोष मुक्ति कराएंगे, यहां सिर्फ निवेदन है कि देखो ये जो आधार मुझ पे लग रहे हैं ये बेबुनियाद है ना, क्या कर दिया जाना चाहिए, डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब 227 के साथ 239 एक बार देखो, 239 227 के साथ वहां भी उन्मोचन है, ठीक है, लेकिन कौन से न्यायालय वाला है, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामले, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण वाले मामले में उन्मोचन है, ठीक है। इसका जो हम फाइनली जो हमारी तीसरी क्लास होगी, क्योंकि आज समरी ट्रायल होगा, कल की क्लास में हमारा पूरा का पूरा मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल होगा, और तीसरी क्लास में दोनों को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अभी बस कनेक्ट कर लो कि 239 में है, रीड रीड करके लिख लो अपने बैरक पर, पढ़ने में आसान रहेगा, ठीक है। अब 227 के लिए दो केस और लिखो, एक केस लिखो टीवी शर्मा वर्सेस आर मरियम आर, हाँ 227 के लिए उन्मोचन के लिए केस लिखो टीवी शर्मा वर्सेस आर मिरैया और अन्य, टीवी शर्मा वर्सेस आर मिरैया और अन्य, AIR 1980, AIR 1980, आंध्र प्रदेश 219 219, ठीक है। इसमें लिखो हाई कोर्ट, इस मामले में हाई कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि इस मामले में हाई कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि सेशन न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित करने के लिए बाध्य है, सेशन न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित करने के लिए बाध्य है यदि वह महसूस करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध, यदि वह महसूस करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के पर्याप्त आधार नहीं है, ठीक है।
तो ये एक मैंडेट है कि व्यक्ति का उन्मोचन करना ही पड़ेगा अगर कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम लोग जो भी आज नए स्टूडेंट है ना, वो कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइप कर देना, किसी भी सेक्शन में फिर से पूछना हो या कोई भी जानकारी दोबारा से जाननी हो तो फिर से बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखो रामदेव वर्सेस राजस्थान राज्य। रामदेव वर्सेस राजस्थान राज्य 1994 CRLJ 1994 CRLJ 173 राजस्थान। ठीक है, इसमें लिखो इस मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 227 को ध्यान में रखते हुए किसी अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने का आदेश। धारा 227 को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने का आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय को मामले के अभिलेखों और दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए। अभिलेखों और दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। तो एक केस तो ये कह रहा है, पहला जो हमने लिखा है कि ये व्यक्ति को डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा अगर उस पर विचारण योग्य आरोप सृजित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कहता कि डिस्चार्ज करने से पहले न्यायालय को हर एक अभिलेख पर ध्यान देना पड़ेगा। अब रिपीट अगेन, केस दोबारा से रिपीट कर दें। क्या रिपीट करें, फिर से बताओ। केस करें, सेक्शन करें, क्या करें? रामदेव वाला केस, अच्छा केस लो। ठीक है, रामदेव वर्सेस राजस्थान राज्य 1994 CRLJ 173 राजस्थान 173 राजस्थान। इसमें लिखो धारा 227 को ध्यान में रखते हुए किसी अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने का आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय को मामले के अभिलेखों और दस्तावेजों पर विचार कर लेना चाहिए। अभिलेखों और दस्तावेजों पर विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, 227 हो गया, 25, 26, 27 हो गया, 3 हो गया। अब नेक्स्ट आरोप का विरचन, 228 है हमारा आरोप का विरचन। ठीक है, देखो 228 निकालो। यदि पूर्वोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है। ठीक है, मतलब न्यायालय की यह राय है कि व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया ही है, तब क्या हो रहा है? पहला देखो, ए अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। ठीक है, मतलब ये राय तो है कि उसने कोई क्या किया है, अपराध किया है, लेकिन सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। तब यहां पर दो कंडीशन क्रिएट होती हैं। पहला है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है। आरोप तो लगाएगा, वो आरोप तो विरचित कर देगा, लेकिन और आदेश द्वारा मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर देगा। ठीक है, आरोप विरचित करके कहां भेज देगा? CJM के पास। ठीक है,
आरोप खुद ही लगाएगा, अब सीजीएम नहीं लगा रहा, यहीं लगा दिया जा रहा है। और आगे लिखा है या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी तारीख को जो वह ठीक समझे अभियुक्त को यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश देगा, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस मामले के विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा। ठीक है, तो जब मजिस्ट्रेट कोई मामले का विचारण करेगा जिसे ट्रांसफर किया हो सेशन कोर्ट ने अंडर सेक्शन 228 में, तो तब उस मामले का विचारण ऐसे किया जाता है जैसे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले का किया जाता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट दो तरीके से करता ना, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले या अन्य, दो तरीके से दिए हैं आगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 19 में। ठीक है, तो इसका जो विचारण होगा 228 वाली प्रक्रिया में वो ऐसे होगा जैसे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। ठीक है, इसके बाद क्लॉज बी देखो, अनन्यतः सेशन न्यायालय अनंतः उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित के रूप में विरचित करेगा। मतलब इसका मतलब या तो यहां भेज देगा, है ना, या फिर वो क्या करेगा, स्वयं विरचित कर देगा। अगर मामला ट्रांसफर योग्य है तो ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, स्वयं विरचित करेगा। क्लॉज 2 देखो, जहां न्यायाधीश उपधारा 1 के खंड खा के अधीन कोई आरोप विरचित करता है वहां आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभियुक्त को आरोपों को पढ़कर सुनाया और समझाया जाता है। ठीक है, सेशन न्यायालय द्वारा किस धारा के अंतर्गत, 228 क्लॉज 2 के अंतर्गत। पीटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि क्या वह अपराध का जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही आरोप लगेंगे, आरोप के बाद कोर्ट क्या करेगा, व्यक्ति से पूछ भी लेगा कि क्या आप अभिवचन करना चाहते हो, है ना, क्या, हाँ यहां लिखा है ना, जैसे ही उसे समझाएगा, जो आरोप लगे हैं उनको पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा और पूछेगा कि क्या आप जो आप पर आरोप लगाए गए हैं उनका अभिवचन करना चाहते हो या विचारण कराना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 229 कह रहा है कि अभिवचन कर ले रहा है। ये मान लें कि व्यक्ति ने जिस पर आरोप लगे हैं उसने आरोपी होने का अभिवचन कर लिया है। तब क्या हो रहा है, 228 लिखा ना, 228 में 2 केस और लिखो, 228 के 2 केस लॉ और लिखो। किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वर्सेस बच्चन सिंह। किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड वर्सेस बच्चन सिंह, 1993 CRLJ 2540 इलाहाबाद, 2450 इलाहाबाद। ठीक है, भारत में अगर बात करोगे ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, जितने अच्छे जजमेंट दिए हैं ना इन हाई कोर्ट ने, कोई नहीं देता था, पर आजकल पता नहीं क्या हो गया। वैसे केरल हाई कोर्ट आज भी बहुत अच्छे जजमेंट दे रहा है ना। ठीक है, देखो लिखो, जब एक बार सत्र न्यायाधीश धारा 228 के अधीन, जब एक बार सत्र न्यायाधीश धारा 228 के अधीन आरोप तैयार कर लेता है, आरोप तैयार कर लेता है तो उसे या तो अभियुक्त को दोष सिद्ध करना पड़ता है, तो उसे या तो अभियुक्त को दोष सिद्ध करना पड़ता है या दोष मुक्त। आरोप निर्धारित करने के बाद
आरोप निर्धारित करने के बाद उसे कार्यवाही समाप्त करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, मतलब अगर एक बार आरोप लग गए हैं, आरोप विरचित हो गए हैं, इसका मतलब अब क्या होगा, दोष मुक्ति होगी या दोष सिद्धि होगी, उन्मोचन तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि हम उससे आगे आ गए, स्टेप हमने बढ़ा दी ना आगे। लो मना कर रहा, पीछे नहीं हटोगे अब, चाहे जो हो जाए। ठीक है, एक और लिखो, महाराष्ट्र राज्य वर्सेज सोमनाथ थापा। महाराष्ट्र राज्य वर्सेज सोमनाथ थापा 1996 CRLJ 1996 CRLJ 2448 सुप्रीम कोर्ट SC। ठीक है, लिखो इसमें, इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि न्यायालय यह समझता है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया होगा, यदि न्यायालय यह समझता है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया होगा, तो वह आरोप तैयार कर सकता है, तो वह आरोप तैयार कर सकता है, किंतु दोष सिद्ध करने के लिए यह निष्कर्ष आवश्यक है कि दोष सिद्ध करने के लिए यह निष्कर्ष आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया हो। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब है कि सिर्फ शंकाओं के आधार पर आरोप तो लगाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर दूसरी बात, मैंने पहले भी बताया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में शंकाओं का फायदा ऑलवेज अभियुक्त को मिलता है, कि अगर वाद सिर्फ शंका है, उसमें कोई भी ऐसे फैक्ट सामने नहीं आए हैं, ऐसे साक्ष्य सामने नहीं आए हैं जो उस व्यक्ति को, अभियुक्त को अपराधी पुष्ट करते हों, तब उसे हम क्या करेंगे, दोष मुक्त करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि CRPC में क्या होता है, या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है कि परसेंटेज 100% होती है, 99 या 98 पे जजमेंट नहीं आता है कि लगभग अपराध किया होगा, ये जजमेंट नहीं आएगा। ये माना ही जाता है कि अपराध किया ही है, जब तक 100% नहीं होगा तब तक जजमेंट नहीं आएगा उसके विरुद्ध। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखो 229 देखो, अब दोषी होने का अभिवचन 229, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिभाग को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे स्वविवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकता है। करेगा नहीं, कर सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है ये। मतलब ये देखो तुम कि एक व्यक्ति अभिवचन कर रहा है कि मैंने ही अपराध किया है, फिर भी 229 कह रहा है कि कर सकता है स्वयं विवेका अनुसार। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, लीगल टर्म्स में बताओ, अब पैसों वाले टर्म्स में हम नहीं पूछेंगे। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? किया क्यों नहीं जा रहा? ऐसा क्यों नहीं लिखा गया कि करेगा? बताओ, कोई बताओ मुझे, ऐसा कोई प्रोविजन बताओ कि मैं कहूं कि हाँ ठीक है।
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहाँ लिखा है? हाँ, क्या कह रहा है? 20(3) अपने ही विरुद्ध साक्षी नहीं हो सकता, है ना? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना, आत्म अभिशंसन का सिद्धांत जो है, ठीक है, इसका मतलब ये है उसी सिद्धांत की वजह से यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये कर सकता है, करेगा नहीं। न्यायालय को लगता है कि ये अभिवचन कर रहा है लेकिन किसी दबाव में कर रहा होगा, किसी लालच में कर रहा होगा, तो न्यायालय क्या करेगा? नहीं, लाओ एविडेंस भी दो, तुमने ही अपराध किया ना, लाओ तुम ही लेके आओ एविडेंस। ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है? तो लिख सकते हो, अगर लिखना है तो लिख लो, रीड विद आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ठीक है, केस लिखो, टायरन नाजरेथ, टायरन नाजरेथ, मैं लिख दे रहा हूं, है टायरन नाजरेथ वर्सेस हरियाणा, सॉरी महाराष्ट्र राज्य, नाजरेथ वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, 1989 CRLJ 123 बॉम्बे, 1989 CRLJ 123 बॉम्बे। ठीक है, इसमें लिखो, जब कोई अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है, दोषी होने का अभिवचन करता है, तो उस आधार पर दोष सिद्धि, तो उस आधार पर दोष सिद्धि पर मात्र इसलिए कोई रोक नहीं है, मात्र इसलिए कोई रोक नहीं है कि गंभीर अपराध है, कि गंभीर अपराध है जिसमें कठोर दंडादेश अंतर्वलित है, जिसमें कठोर दंडादेश अंतर्वलित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी अपराध का दंडादेश चाहे कितना ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन अगर व्यक्ति अभिवचन करता है तो दोष सिद्धि की जा सकती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मृत्यु दंड दिया जा रहा है वहां पर या सिर्फ जुर्माना है 100 रुपए का। अगर वो कर रहा है तो ठीक है, ठीक है। बताओ, अभी तक कोई परेशानी हो तो फिर बताओ। देखो ट्रायल रुकेगा नहीं आज, ये आज पूरा खत्म ही होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, बता दो। अच्छा ठीक है, मत बताओ, अगर जो बाद में परेशानी है फिर बता देना। देखो 230, अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख, ठीक है। यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या अभिवचन या विचारण किए जाने का दावा करता है, यह धारा 229 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जाता है, तो न्यायाधीश साक्ष्यों की परीक्षा के लिए तारीख नियत करेगा, एक डेट दी जाएगी, ठीक है। और अभियोजन के आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने का या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने को विवश करने की कोई आदेशिका जारी की जाएगी, ठीक है। मतलब तारीख दी जाएगी। यहाँ पर 230 में क्या दिया जाएगा? तारीख दी जाएगी, किस बात की? साक्ष्यों को पेश करने की। किसे दी जा रही है? अभियोजन को, अभियोजन पक्षकार को, है ना। अब एक चीज और, यहां पर अभियोजन पक्षकार को डेट दी जा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? अभियोजन के पक्ष में साक्ष्य लिए जा रहे हैं
और साक्ष्य लेने के बाद क्या हो रहा है, दोष मुक्ति हो रही है कि व्यक्ति दोष मुक्त है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहां अभियुक्त को यह साबित करना होता है कि उसने वह अपराध नहीं किया है, जैसे कि दहेज मृत्यु वाले, है ना, वहां ये उदाहरणा मान कर ली जाती है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, अब यही साबित करे कि इसने अपराध नहीं किया है ना, तो वहां पर ये वाला प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। हम कहाँ जाएंगे, अभियुक्त से साक्ष्य लेंगे, दोष मुक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता। अब दोष मुक्ति होगी तो यहां होगी, यहां नहीं होगी, है ना। ठीक है, शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ 102 इंडियन एविडेंस एक्ट। जो अभियोजन कर रहा है, जो गवर्नमेंट करती है, क्रिमिनल, हाँ हाँ, वादी कहेंगे हम उसको, ठीक है। जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पीपी है, उसको हम अभियोजन पक्षकार कहेंगे। हाँ, यहाँ पर ज्यादातर मामले में अभियोजन ही पहले साक्ष्य पेश करेगा कि एक्चुअल में जो आरोप लगे हैं उसके पक्ष में ये रहे साक्ष्य। अगर उन साक्ष्य में कोई बात चीज नहीं है तो क्या करेगा कोर्ट, दोष मुक्ति कर देगा। आपके पास ऐसे एक साक्ष्य है ही नहीं कि जो व्यक्ति को दोष सिद्धि कराते हो, ठीक है। अगर है तो फिर ठीक है, अभियुक्त से हम साक्ष्य लेंगे कि बताओ तुम्हारे पक्ष में भी साक्ष्य कुछ होंगे, तुम पेश करो, बहस होगी, फिर दोष सिद्धि या दोष मुक्ति होगी। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहां बर्डन जो है सीधे अभियुक्त के ऊपर आ जाता है कि आप प्रूफ करो कि आपने ये अपराध नहीं किया है, तब अभियोजन पक्षकार को साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब सीधे कौन देगा, अभियुक्त देगा। तब ये वाला तो उसके पास क्लॉज है ही नहीं, अब सीधे हम कहां जाएंगे, इस वाली दोष मुक्ति या दोष सिद्धि में जाएंगे। ठीक है, बताओ क्लियर है ना तुम लोगों का। देख लो अभी, बता दो फटाफट। ठीक है, 231 देखो फिर, अभियोजन के लिए साक्ष्य। ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसे सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किए गए हैं, वो सभी साक्ष्य लेगा। ठीक है, जो भी पेश किए गए हैं उसके समर्थन में सारे साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर हो सकता है। दूसरा क्लॉज है, न्यायाधीश स्व विवेकानुसार किसी साक्षी की प्रति परीक्षा तब तक के लिए जब तक कि किसी अन्य साक्षी या साक्ष्यों की परीक्षा ना कर ली जाए अस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रति परीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है। तो पहली बात यह होती है कि जब क्रॉस होता है, जब चीफ होता है, मुख्य परीक्षा होती है, तभी प्रति परीक्षा की जा सकती है। लेकिन यहाँ न्यायालय क्या कर रहा है 231 में, वो उसको क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। कब तक के लिए, कि जब तक सारे साक्षियों की मुख्य परीक्षा नहीं होती तब तक आप इसकी प्रति परीक्षा नहीं करेंगे, बाद में आप प्रति परीक्षा करेंगे। ये न्यायालय के पास पावर है, ठीक है। और उसको क्या कर सकता है, पुनः परीक्षा के लिए भी बुला सकता है, बाद में भी। ठीक है। 231 के लिए दो अच्छे जजमेंट हैं, वो भी लिखो। कम से कम एक धारा में हम 2-3 जजमेंट तो लिख ही लें जो अच्छी धारा हैं। केस लो, जब तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, लिखो। वीर सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, वीर सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1978, AIR 1978 SC 59, 1978 SC 59। इसमें लिखो, यद्यपि अभियोजन सामान्यता, यद्यपि अभियोजन सामान्यता सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है, सभी साक्ष्य को
प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि वह सभी चश्मदीद गवाहों का परीक्षण करे, जबकि उनमें से कुछ निहित हित वाले और संपुष्टि की उपेक्षा करते हैं। निहित हित वाले संपुष्टि की उपेक्षा करते हैं। ठीक है, एक और केस लिखो, पृथ्वी वर्सेस हरियाणा राज्य। एक अच्छा जजमेंट है 231 के लिए ये। पृथ्वी वर्सेस हरियाणा राज्य 1993 CRLJ 3517 पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, देखो इसमें इस मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन उन सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है जिनके बारे में यह कहा गया है कि उन्होंने घटना होते देखा है। अभियोजन द्वारा आवश्यक समझे गए सारभूत साक्षी जो अभियोजन के पक्षकथन का खुलासा कर सकते हैं, उन्हें ही प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब समझो कि एक बात सोचो कि 10 लोगों के सामने एक क्राइम हुआ है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी गोली से, बंदूक से, है ना, और 10 के 10 जो हैं साक्षी बनने के लिए तैयार हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबका तो साक्ष्य नहीं लेंगे, क्या हो सकता है, सबने एक ही बात देखी ना, जहाँ तक हमें लगता है 1, 2 या 3 लोग सफिशिएंट है तो वहाँ तक हम ले लेंगे। अगर हम न्यायालय को लगेगा और भी पेश करो तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, बात तो एक ही है ना, तो हम लिमिटेड रखेंगे कि कार्रवाई को थोड़ा स्पीड में किया जा सके, नहीं तो हर व्यक्ति आएगा, हर किसी का साक्ष्य होगा जो एक ही बात कहने वाले हैं। ठीक है, 231 हो गया, हमें अभिवचन का साक्ष्य ले लिया है। अब अभिवचन के साक्ष्य के बाद सीधे हमारी धारा आती है दोष मुक्ति के साक्ष्य लेने के बाद अगर ऐसे आधार उत्पन्न नहीं होते हैं कि आगे विचारण किया जाना चाहिए तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति को दोष मुक्त कर देंगे। ठीक है, देखो 232 देखो, यदि संबद्ध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन और प्रतिपरीक्षा के सुनने के पश्चात न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर देगा अगर साक्ष्य लेने के बाद और प्रतिपरीक्षा के बाद पता चलता है कि इसने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, रीड विद 313
रीड विद 313। ठीक है, तीन सौ तेरह सिर्फ कनेक्ट करके लिख लो। इसको हम जब कभी आगे पहुंचेंगे तब उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, अभी बाद में करेंगे उसमें। दोष मुक्ति हमारा हो गया। इसके बाद प्रतिरक्षा आरंभ करना। जहां अभियुक्त धारा 232 के अधीन दोष मुक्त नहीं किया जाता है, वहां उससे अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास हो पेश करे। ठीक है, तो अब साक्ष्य कौन पेश करेगा? अभियुक्त साक्ष्य पेश करेगा। ठीक है, और अभियुक्त जो साक्ष्य पेश करेगा, आगे देखो दूसरा क्लॉज में, यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में फाइल करेगा। अगर साक्ष्य पेश कर रहा, साक्षी पेश कर रहा, तो उन्हें भी देखेंगे। लिखित कथन देता है तब उसे भी हम फाइल में लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद 334 देखो, बहस। जब प्रतिरक्षा के साक्ष्यों की यदि कोई हो, परीक्षा समाप्त हो जाती है तो अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त या उसका प्लीडर उत्तर देने का हकदार होगा। ठीक है, फाइनली कंक्लूड करेगा अपने मामले को, और जो उसका अभियुक्त का जो एडवोकेट है, प्लीडर है, वो उसका उत्तर देने का हकदार है। परंतु जहां अभियुक्त या उसका प्लीडर कोई विधि प्रश्न उठाता है, मतलब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाए, है ना, विधि का प्रश्न है कि न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, अधिकारिता नहीं है, वहाँ अपराध किया गया है, ऐसा कोई विधिक प्रश्न उठता है, तब कहता है वहाँ अभियोजन न्यायाधीश की अनुज्ञा से ऐसे विधि प्रश्नों पर अपना निवेदन कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ अगर विधि का कोई प्रश्न उठाता है अभियुक्त का पक्षकार, तब अभियोजन का जो प्लीडर है वो उसका उत्तर नहीं देगा। कब देगा? जब न्यायालय उसे अनुज्ञा दे दे। ठीक है, 234। उसके बाद 235, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। तो अब निर्णय होना है, या तो दोष मुक्ति होनी है या दोष सिद्धि होनी है। यहां देखो लिखा है, बहस और विधि प्रश्न यदि कोई हो, सुनने के पश्चात न्यायाधीश मामले में निर्णय देगा। ठीक है, अब निर्णय जो देगा उससे संबंधित निर्णय का पूरा 354 है। रीड विद हम 354 कर सकते हैं। जब अगर दोष सिद्धि का निर्णय दिया जाए, सेक्शन 354 निर्णय की सारी विशिष्टियां वहां पर दी गई हैं, लेकिन रीड विद 353 क्लॉज 5 भी कर लेना। रीड विद सेक्शन 353 क्लॉज 5। 353 क्लॉज 5 देखो एक बार। हाँ, 353 क्लॉज 5, यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनाने के लिए उसे लाया जाएगा। अगर कौन है अभियुक्त, न्यायालय की अभिरक्षा में है, तो क्या करेंगे, हम उसे निर्णय सुनाने के लिए कोर्ट में लेके आए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो 235 क्लॉज 2, यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश उस दशा के सिवाय जिसमें वह धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करता है, दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा। ठीक है, दंड के प्रश्न पर भी अभियुक्त को सुना जाता है। और दूसरी बात, 360 की कार्रवाई की जाती है। 360 क्या है? परिवीक्षा। परिवीक्षा पर छोड़ने वाली कंडीशन जो है उस पर सुना जाएगा, और नहीं तो फिर क्या करेगा, उसको उसके बारे में दंडादेश पारित कर देगा। ठीक है, अब एक चीज अगर हम मतलब इसको हम कर दें गायब, है ना, और सोचे भी ना, यहां पढ़ लिया ना हमने सब, सबसे पहले क्या होगा, लोक अभियोजक जो होगा वो विचारण को
प्रारंभ करेगा। दूसरा, कार्यवाही कैसे स्टार्ट होगी? अभियोजन के कथन से, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या होती है? उन्मोचन, या तो हम उस व्यक्ति को उन्मोचित कर देंगे। चौथी कंडीशन, अभिवचन किया जाएगा। उसके बाद अगर वो दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है, नहीं अभी तो अभिवचन कैसे हो जाएगा दोषी होने का? क्या क्या अभिवचन अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ना। साक्ष्य तो बात मतलब तो दोषी अभिवचन करेगा, वो नहीं करता है तभी तो साक्ष्य तारीख दी जाएगी। किसकी? अभियोजन को। आरोप विरचित होंगे नहीं भाई, पहले आरोप विरचित होंगे, फिर उसके बाद दोषी होने का अभिवचन किया जाएगा। आरोप विरचित होने से पहले दोषी होने का अभिवचन कैसे हो जाएगा? ठीक है, पहले आरोप विरचित होंगे, फिर दोषी होने का अभिवचन होगा। अगर वो दोषी होने का अभिवचन नहीं करेगा तो तारीख दी जाएगी। पहले अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लिए जाएंगे, फिर दोष मुक्ति होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अभियुक्त के साक्ष्य लिए जाएंगे, फिर बहस होगी, फिर क्या होगा? दोष मुक्ति या दोष सिद्धि होगी, ठीक है। सीक्वेंस में उसको ध्यान रखो, ज़्यादा चीज़ें नहीं है ना। 8, 10, 12 सेक्शन हैं और इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं सारे के सारे। इसको जाके जो ना ऐसे 10 मिनट जब रास्ते में जाओगे बारिश में भीगते हुए याद करते जाना, ठीक है। बारिश भी नहीं लगेगी और शायद याद भी हो जाए, ठीक है। 236 देखो, पूर्व दोष सिद्धि। 236 पूर्व दोष सिद्धि। पूर्व दोष सिद्धि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हटके है। देखो वो कह रहा है, ऐसे मामले में जिसमें धारा 211 की उपधारा 7 के उपबंधों के अधीन पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लगाया गया है, ठीक है। किस चीज आरोप? 211 में आरोप लगते हैं, उसमें किस चीज का आरोप है? पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लगाया गया है। और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोष सिद्ध किया गया था। न्यायाधीश उक्त अभियुक्त को धारा 229 या धारा 235 के अधीन दोष सिद्ध करने के पश्चात अभिकथन पूर्व दोष सिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा। लेकिन लिखा है धारा 229 या 235 के अधीन दोष सिद्ध करने के पश्चात, मतलब अगर दोष सिद्ध किया जा रहा है तो उसका साक्ष्य लेगा, अदरवाइज। परंतु में देखो, परंतु जब कभी अभियुक्त धारा 229 या 235 के अधीन दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता है, तब तक ना तो ऐसा आरोप न्यायाधीश द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, ना अभियुक्त पर उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा और ना पूर्व दोष सिद्धि का निर्देश अभियोजन पर या उसके द्वारा किए गए किसी साक्ष्य पर किया जाएगा, ठीक है। तो पूर्व दोष सिद्धि की हम बात ही नहीं करेंगे अगर उस व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं किया जा रहा है तो, ठीक है। हमने, क्योंकि क्या हो रहा है, दांडिक मामलों में पूर्व दोष सिद्धि क्या होती है? असंगत होती है ना। कब तक असंगत होती है? जब तक उसके सुसंगत होने का साक्ष्य नहीं दे दिया जाता। इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे ना। इसके बाद 237 जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो कहता है धारा 199 क्लोज 2 के अधीन संस्थित मामले में प्रक्रिया, ठीक है। तो 237 जो है नहीं पूछा जाता है पीटी में, या सिर्फ पीटी में पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में हमें इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम 235 तक लाके अगर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो भी सफिशिएंट है। 236 भी लिख दोगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 235 तक हमारा सेशन ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बताओ, सेशन ट्रायल से अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो अभी देखा जाएगा। तुम लोग भी फटाफट एक बार देख लो, बताओ। जो चारों ट्रायल हैं ये बहुत अच्छे एरिया है। और एक बात ध्यान रखना, सीआरपीसी में सबसे ज़्यादा अगर परेशान कुछ करता है तो विचारण ही करता है। विचारण की धाराएं मिसमैच हो जाती हैं कई बार, तो इसको तो रट्टा मारना पड़ेगा भाई,
कोई शक नहीं है। फिर 235 का सर 2 क्या कहता है सर ये? 235 टू क्लोज टू, ठीक है। देखो 235 क्लोज टू फिर से देखो, यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है, ठीक है, दोष मुक्ति पर तो क्लोज टू लागू ही नहीं होगा, ठीक है, दोष सिद्धि पर होगा, किया जाता है, तो न्यायाधीश उस दशा के सिवाय जिसमें धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करना है, मतलब यदि हम उस व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ रहे हैं तब भी लागू नहीं होगी, उसके सिवाय दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा। दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना जाता है, ठीक है। दंड के प्रश्न पर अगर कहा जाए जैसे कि जो दंड दिया जा रहा है उसके प्रश्न पर, ठीक है। इसमें हम अभी और आगे बात करेंगे, इस पे पूरा आगे डिस्कशन होगा, जहाँ 354 पे दिया गया है उस वहाँ भी है, और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा, ठीक है। देखो दंड के प्रश्न पर सुनना और दंडादेश देना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, दोष सिद्ध कर दिया गया है, व्यक्ति, कोर्ट ने कहा कि तुम्हें इस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा रहा है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, ये क्या है, दंड के प्रश्न पर सुना जा रहा है। एडवोकेट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, देखो जो हुआ पर हमारे क्लाइंट को थोड़ी कम सज़ा दी जाए, पहली बार है, गलती हो गई, ये वो सो बातें, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया जाता है, दंडादेश दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसके साथ ही आप एक काम करो, 235 के साथ 255 देखो, 248 देखो क्लॉज 2 और 255 देखो, 248 248 क्लोज 2 देखो, जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है किंतु धारा 325 या 360 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही नहीं कर सकता, वहां वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा। यहां भी दंड के प्रश्न पर सुना जा रहा है, ठीक है। अब 255 देखो एक बार, 255 क्लोज 2, जहां मजिस्ट्रेट 325 या 360 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है, वहां यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकेगा। यहां नहीं कहा गया है कि दंड के प्रश्न पर सुना जाएगा, ठीक है। पीटी में क्वेश्चन आता है कि क्या समन मामलों में दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनना अनिवार्य है, नहीं। समन मामला है ना ये, उन्मोचन और दो सिद्धि में, हाँ उन्मोचन और दो सिद्धि हो रह गया, हाँ अभी करते हैं, एक मिनट, हाँ लिखो, समन मामलों में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है, दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है। अब हमारा उन्मोचन और दोष सिद्धि और बचा है ना, कि दोष मुक्ति, उन्मोचन और दोष मुक्ति में अंतर क्या होता है। देखो उन्मोचन से जो है व्यक्ति को हम इक्वेटल नहीं कह सकते, दोष मुक्त नहीं कह सकते, यदि बाद में हमें आधार मिल जाते हैं तब हम उस पर पुनः कार्यवाही कर सकते हैं, पुनः विचारण किया जा सकता है। लेकिन अगर दोष मुक्ति कर दी गई है तब पुनः विचारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब पूछा जाए ना क्यों नहीं होगा, है ना, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्यों नहीं होगा, उनका मतलब होता है कि विधि बताओ, कहाँ लॉ कहाँ लिखा है कि क्यों नहीं होना चाहिए। एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल डबल जेपर्डी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। दूसरा सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 300, ठीक है, एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को 2 बार दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। मूवी अंधा कानून
है ना, यही हुआ था ना। उसने कहा था कि देखो जज साहब वही हो तुम और वही मैं हूँ, जिसको तुमने इसी व्यक्ति के कत्ल के जुर्म में 20 साल अंदर रखा, अब नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो क्या, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात एक्विटल और मतलब दोष सिद्धि में, दोष मुक्ति में हमें समझ में आ गया। दूसरी बात देखो क्या होता है, दोष मुक्ति में जब नए आधार उत्पन्न हो जाते, सॉरी दोष मुक्ति में भी अगर नए आधार उत्पन्न हो जाते हैं तब विचारण किया जा सकता है। जैसे घोर उपपत्ति के लिए विचारण किया गया लेकिन दोष मुक्त कर दिया गया, है ना। अच्छा लिखो, 2-3 अंतर लिखो इसमें, लिखो उन्मोचन का आदेश न्याय निर्णय नहीं है। उन्मोचन का आदेश न्याय निर्णय नहीं है, किंतु दोष मुक्ति का आदेश न्याय निर्णय होता है। ठीक है, दूसरा लिखो, दोष मुक्ति का आदेश सदैव अंतिम होता है। दोष मुक्ति का आदेश सदैव अंतिम होता है, किंतु उन्मोचन का आदेश न्यायिक छानबीन के प्रयोजन हेतु अनिश्चित छोड़ दिया जाता है, अनिश्चित छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक और लिखो, जिस व्यक्ति को उन्मोचित किया जाता है उसके विरुद्ध उसी अपराध के लिए पुनः आरोप लगाया जा सकता है। पुनः आरोप लगाया जा सकता है, किंतु दोष मुक्ति में उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जा सकता। दोष मुक्ति में पुनः विचारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, 3-4 अंतर हो गए, बहुत है। ठीक है, और तुम्हें जो नोट्स वगैरह मिलेंगे उसमें भी ये अंतर दिए गए हैं, तो वहाँ से भी लिख लेना। अच्छा नोट्स नहीं मिले अभी? अब कल भी तो मैम ने भी कहा था, पता नहीं क्या हो रहा है, मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन्मोचन और दोष सिद्धि में अंतर आ गया। क्या नाम है मनोज, और बताओ, और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। तुम लोगों का हो दीपक, विनय, शिवम, अमित, कोई क्वेश्चन हो विचारण से संबंधित तो बताओ। कोई कंफ्यूजन हो, कोई सेक्शन फिर से पढ़ना हो, हाँ तुम आ जाना, कल या परसों आओगे ना, ले लेना जब भी आओगे। कल हम मजिस्ट्रेट के न्यायालय का विचारण करेंगे, दोनों का ही करेंगे, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले और अन्य एक साथ, और उसके बाद हम फिर तीनों को एक साथ एक बार कनेक्ट भी करेंगे ठीक से करके, जिससे कि ध्यान रहे। ओवरऑल बात कहने की यह है कि विचारण
भूलना नहीं है। पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही हैं। और एक विचारण तो कंफर्म है, किसी भी पेपर को आप देते हो जहाँ सीआरपीसी आ रहा है